students, I am your business studies teacher Navdeep, and we have started chapter number 1, Nature and Significance of Management. In today's video, we will cover last topic of this chapter, that is coordination, a sense of management, importance and features of coordination. So, firstly, we will read meaning of coordination. Apart from 5 functions of management, 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके अलावा एक और फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को सेम टाइम पर अक्कर करा सकता है। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो वर्क कर रहे हैं उनको सेम टाइम पर ही करवा सकता है, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है इसका हिंदी में मतलब होता है तालमेल, कोऑपरेट करना। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। देन कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज यू नो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के मेन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में माइंड में प्लान बनाया जाता है कि काम को कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे अचीव करना है। तो यहीं से ही कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, फिर इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पर स्टाफिंग भी की जाती है और उसके बाद डायरेक्शंस दी जाती हैं कि काम को कैसे करना है, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को और प्लान्ड परफॉर्मेंस को मेज़र करके देखा जाता है कि क्या रिज़ल्ट एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो हर एक फंक्शन के टाइम पर कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। तो अब देखो जो टॉप लेवल है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की नीड होती है ताकि जो ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारी की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जा सके। और मिडल लेवल पर कोऑर्डिनेशन की इसलिए ज़रूरत होती है कि जो मिडल लेवल है वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंटल हेड्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके। और लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन की इसलिए नीड होती है कि वो अपने अंडर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर सके। थर्ड पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो डिफरेंट पर्सन्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। उनके इंडिविजुअल एक्शंस को कॉमनली एक यूनाइट किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो कंक्लूज़न में आप बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो डिफरेंट एक्शंस को सिंक्रोनाइज करती है, सेम टाइम पे उनको ऑकर कराने का जो कॉज बनती है। और ये कोई एक सिंपल फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का असेंस है। असेंस मीन्स मतलब इसके बिना मैनेजमेंट पॉसिबल हो ही नहीं पा सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और सक्सेसफुली नहीं चल सकती। नाउ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो कोई भी, जहाँ पर कोई अकेला पर्सन वर्क कर रहा है ना, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं होती, वो अपनी मर्जी से जो चाहे जिस तरीके से काम को कर सकता है। बट जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा होंगे, ग्रुप वर्क की जहाँ पर नीड है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि जब पर्सन्स ज़्यादा होंगे तब उनके आइडियाज़ अलग अलग होंगे, वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होगा, तो उसको कोऑर्डिनेट करने की नीड होगी। तो इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नंबर 2, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है, मतलब वो लोगों के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको यूनाइटेड करता है, उनको इकट्ठा करता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है।
वो सबके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करेगा, उनको यूनाइटेड करेगा, तभी कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। देन कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो गया तो बस दोबारा कुछ करने की नीड ही नहीं है। टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ता रहता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज फंक्शन नहीं कर सकती एफिशिएंट वे में। देन कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है जिसकी हर जगह ज़रूरत होती है। अभी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया हर एक फंक्शन के टाइम पे कोऑर्डिनेशन की नीड है, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की नीड है। सो यू कैन से कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। नंबर 5, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, as I have explained you in point 2 of a sense of management. Then 6th point is coordination is a deliberate function. Deliberate मतलब अपनी मर्जी से होने वाला, willingly। देखो हर एक मैनेजर चाहता है कि वो अच्छे से काम करे, बट अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर एक मैनेजर कंफ्यूज हो जाएगा और चाउस में रहेगा, मतलब गड़बड़ी वाला वहाँ पे जो है सिचुएशन रहेगी। चाउस मीन्स तो सभी के एफर्ट्स को यूनाइट किया जा सके, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हर एक मैनेजर अपनी मर्जी से ही डेलिबरेटली इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ज़रूरत है। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है साइज़ में, अब जब साइज़ में वो ग्रो करेगा तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो वहाँ पे काम करेंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन्स इंक्रीज़ होंगे उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड रहने वाली है वहाँ पर, क्योंकि जितने डिफरेंट पर्सन्स होंगे उनकी डिफरेंट स्किल्स होंगी, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होगा, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। तो इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन मीन्स जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, डिफरेंट डिविजन्स में। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क करता है। अब हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क तो करता है, लेकिन उनका जो वर्क होता है ना वो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इंटर रिलेट होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी परचेज डिपार्टमेंट का वर्क इंटर रिलेट होता है। तो इंटरडिपेंडेंट होती है इन डिपार्टमेंट्स में। तो अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ये लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नीडेड है यहाँ पर, ताकि उनके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा ना हो। देन स्पेशलाइजेशन वाला फैक्टर भी काम करता है यहाँ पर। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबके डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, और हर एक एक्सपर्ट खुद को सोचता है कि वो जो अपना काम कर रहा है उसमें एक्सपर्टाइज उसकी बहुत ज़्यादा है, उसे पता है कि उस काम को कैसे करना है। तो यहाँ पर हर एक जो एक्सपर्ट है, जब वो खुद को ही दूसरे से सुपीरियर मान रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सभी स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है एक कॉमन डायरेक्शन में। उनको एक कॉमन डायरेक्शन दी जाती है ताकि सभी स्पेशलिस्ट उस कॉमन डायरेक्शन से बेनिफिट उठा सकें और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेशन टॉपिक। नाउ you can do exercise questions and case studies of this chapter, and in case of any doubt you can comment me anytime. I will try my best to resolve your queries, and in my next video I will start chapter number 2, that is principles of management. Thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe if my video is useful for you. Thank you.